आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में मैं आपको क्रिमिनल जस्टिस का जो सिस्टम है उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से भारतीय दंड संहिता के अधीन और अन्य जो स्पेशल लॉ हैं, लोकल लॉज हैं, उन लॉज के अधीन जब किसी व्यक्ति पर अभियोजन किया जाता है और अभियोजन की जो कार्रवाई है वह चलती है उस व्यक्ति को दंडादेश कराने के लिए, तो कौन कौन से ऐसे न्यायालय हैं जो न्यायालय उस व्यक्ति को दंडादेश पारित करने के लिए सक्षम हैं, और हमारी भारतीय जो न्याय प्रणाली है, भारतीय न्याय व्यवस्था है, वह किस प्रकार के क्रम में दंडादेश जो कि है वह पारित करती है। अर्थात किस निम्न श्रेणी के न्यायालय से जो भारतीय दंड प्रशासन की शुरुआत होती है और कहाँ अधिकतम जो है वह कोई व्यक्ति सीक ऑफ द जस्टिस अर्थात न्याय की मांग कर सकता है। तो सबसे पहले जो इनिशियली लेवल का जो मजिस्ट्रेट जो न्यायालय होता है वह होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अर्थात प्रथम श्रेणी, और उसके बाद में कई राज्यों के अंतर्गत यह द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में भी इसको रखा गया है। जहां महानगर हैं वहां महानगर मजिस्ट्रेट का प्रावधान है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और उसके बाद में मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बाद में जो उच्च न्यायिक सेवा है, हायर जुडिशल सिस्टम, उसके अंतर्गत अपर जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिसको हम एडीजे कहते हैं, उसके बाद में हम सत्र न्यायाधीश जिसको सेशन जज कहते हैं, और उसका न्यायालय होता है। उसके बाद में फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से ये न्यायालयों के एक क्रम जो कि है कि वो निर्धारित किए गए हैं। तो भारतीय जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है उस भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित श्रृंखला के न्यायालय श्रेणीबद्ध जो कि है वह किए गए हैं। तो जिन न्यायालयों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय आता है, उसके बाद में सेशन या सत्र जो न्यायालय है वह इसके अंतर्गत आता है, उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेटों के जो न्यायालय हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं, और प्रेसिडेंशियल न्यायालय यानी पहले जो प्रिवी काउंसिल चलती थी 1939 तक, उस समय जो न्यायालय थे वो प्रेसिडेंशियल न्यायालय के नाम से जाने जाते थे। तो सबसे पहले हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जहाँ तक हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, आर्टिकल जो हमारा 124 से लेकर के संविधान के अंतर्गत 147 147 तक सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट आदि के संदर्भों में जो प्रावधान है वह है। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात देश का पैरामाउंट सोर्स ऑफ द जस्टिस, सबसे बड़ा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय स्थान रखता है अपना, और आपराधिक मामलों के अंतर्गत इसमें केवल अपील जो कि होती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार की ट्रायल नहीं होती, केवल इसमें अपीलीय मामले जो कि वह होते हैं। मौलिक अधिकार अगर हमारे हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर के और 35 तक भाग 3 संविधान के अंतर्गत दे रखे हैं, उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की जो अधिकारिता है वह भी उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो सबसे पहला तो यह है रिट जारी करने की जो आरंभिक अधिकारिता है वह उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। दूसरा न्यायालय हमारा है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो प्रत्येक जो राज्य है उसमें 2 या अधिक जो कि है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट जो कि है कि होगा, और यदि आवश्यकता है तो 2 राज्यों को मिलाकर के भी एक हाई कोर्ट जो कि खोलने का इसमें जो प्रावधान है वह है। और उच्च न्यायालय है वह आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की अपनी अधिकारिता रखता है। तो उच्चतम न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी जो रिट है वह
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो रिट जारी करने की आरंभिक अधिकारिता है वह उच्चतम न्यायालय रखता है। इसके अलावा अन्य मामलों के अंतर्गत भी वह रिट जारी कर सकता है। जहाँ तक उच्च न्यायालय की बात है तो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की आरंभिक अधिकारिता के साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। तो राज्य का जो उच्च न्यायालय है वह अधीनस्थ जो न्यायालय है, अधीनस्थ जो न्यायालय पर पर्यवेक्षण करने की शक्ति जो की है कि वह रखता है। आपराधिक जो मामले हैं उन आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है। इस प्रकार से उच्च न्यायालय से अपील उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो दायर है वह की जा सकती है और इस हेतु न्यायालय की अनुमति या उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति स्पेशल लीव फॉर पिटीशन SLP आर्टिकल 136 संविधान के अंतर्गत विशेष अधिकारिता इसके अंतर्गत दे रखी है। अब तीसरे प्रकार का जो न्यायालय है वह है सेशन न्यायालय या सत्र न्यायालय। तो जिले के अंतर्गत एक सत्र न्यायालय जो कि यही होता है और उसकी सहायता के लिए एक या अधिक सत्र न्यायाधीश जो कि यही वह होते हैं। तो यह हमारा सत्र न्यायालय सबसे अधीनस्थ न्यायालय उसको हम कहा जा सकता है। अब इसमें एक सत्र न्यायालय है, वह सत्र न्यायालय किसी भी प्रकार का दंडादेश जो कि जारी कर सकता है, लेकिन सत्र न्यायालय के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तो उस मृत्युदंड की पुष्टि है वह हाई कोर्ट के द्वारा होनी आवश्यक है और सत्र न्यायालय से मामलों की अपील है वह उच्च न्यायालय के अंतर्गत होती है। अब इसमें केस लॉ है अब्दुल मेनन बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस के अंतर्गत यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सेशन जो न्यायालय है उस सेशन न्यायालय में अपर सेशन न्यायालय सम्मिलित है। तो यह इस केस के अंतर्गत डिसाइड किया गया था। चौथा जहां हम न्यायालय की बात करते हैं वह है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो जहां न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय वो महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय से भिन्न न्यायालयों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिसको हम CJM कोर्ट कहते हैं और उसके बाद है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिसको हम ACJM कोर्ट कहते हैं। उसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और सबसे अंतिम हो गया द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। जहाँ तक हम राजस्थान की जुडिशरी की बात करें तो राजस्थान की न्यायपालिका में अधीनस्थ न्यायालयों में द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की जाती, यहाँ केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की ही नियुक्ति की जाती है। जहाँ तक हम यह एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहाँ CJM जो कोर्ट है उस CJM कोर्ट का यह राइट होता है कि वह अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण स्थापित जो कि करें। तो एक प्रकार से जो प्रशासनिक जो कंट्रोल है अधीनस्थ न्यायालयों पर वह जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब जहाँ तक इसमें CRPC जो 1973 है उस 1973 में सेक्शन 28 और सेक्शन 29 में न्यायालयों की स्थापनाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो उच्च न्यायालय की जहाँ बात की जाए तो वह सेक्शन 28 के अंतर्गत जो दंडादेश है वह विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश उच्च न्यायालय दे सकता है। जहाँ अपर और सेशन न्यायाधीश की बात की जाए वहाँ सेक्शन 28 सब क्लोज 2 के अंतर्गत सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश है विधि के द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्रकार का दंडादेश वह दे सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी पुष्टि का होना अनिवार्य है। और जहाँ सात तक सहायक सेशन न्यायाधीश की बात की जाए तो सहायक सेशन न्यायाधीश है वह मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के सिवाय कोई भी ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि के द्वारा प्राधिकृत है। यह 28 सब क्लोज 3 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात करें तो यह मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के सिवाय ऐसा कोई भी दंडादेश दे सकता है
जो विधि के द्वारा प्राधिकृत है। तो कुल मिलाकर के यह समझा जा सकता है कि यह 7 वर्ष की अवधि तक का ही दंडादेश प्रदान कर सकता है। लेकिन जहाँ जुर्माने की बात की जाए तो जुर्माने की जो राशि है वह निर्धारित नहीं की गई है, तो जुर्माना अनलिमिटेड हो सकता है। आईपीसी सेक्शन 63 जहां हम उसकी बात कर रहे हैं वो कहता है कि जुर्माने की राशि किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा अगर लगाई जाती है तो वह असीमित हो सकती है, एक्सटेंड, लेकिन वह एक्सीड नहीं होगी, अर्थात वह लिमिटेशन से अधिक नहीं होगी। जहाँ तक द्वितीय प्रथम वर्ग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह 7 वर्ष तक का दे सकता है। जहाँ प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करी जाए तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष की अवधि तक का कारावास या जो कि है कि वह 10,000 रुपये तक का जुर्माना है, दोनों का दंडादेश दे सकता है 29+2 के अंतर्गत। और इस प्रकार द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष की अवधि तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का दंडादेश जो कि यह दोनों का या दोनों का कर सकता है 29+3 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अब इस प्रकार से हम ये देखा कि सीआरपीसी के अंतर्गत किस जो कि है कि वह दंडादेश देने की शक्ति कौन कौन से मजिस्ट्रेटों को प्राप्त है। इसके अलावा भी जो सेक्शन हमारा जो चैप्टर 8 है ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक ट्रांक्विलिटी अर्थात लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध सेक्शन 141 to 160, उसके अंतर्गत जो कार्यवाहियाँ की जाती हैं वह कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा जो की है कि कार्रवाई की जाती है, जिसमें एसडीएम है, एसडीओ है। तो जब वह एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर अपनी दंडिक शक्तियों का प्रयोग करता है तो उसको हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम कहते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डीएम, जिसको हम जिला कलेक्टर भी कहते हैं, तो वह अपनी पेनल स्टेट्यूट्स का प्रयोग कर सकता है। तो जब वह हमारे सीआरपीसी के अंतर्गत जो ऑफेंस पब्लिक ट्रांक्विलिटी के अगेंस्ट है, जैसे 107 का है जिसमें परिशांति भंग को रोकने के लिए जो कि यदि एक बॉन्ड बढ़ाने का प्रावधान है। इस प्रकार से 144 की 144 धारा लगाने की जो कार्रवाइयाँ हैं, तो ये कार्रवाइयाँ हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं की जा करके कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती हैं। तो इस प्रकार से सीआरपीसी में हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट का भी प्रावधान है। तो 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशल मजिस्ट्रेट। दोनों की पावर्स अलग अलग हैं, दोनों का जो क्राइटेरिया और दोनों का जो जुरिस्डिक्शन है वो भी अलग अलग है। तो अब हम आगे हमारी नेक्स्ट जो कक्षा होगी उसमें सीआरपीसी का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।